सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में टॉप पर कौन है। तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। हम बात कर रहे हैं निर्यात तैयारी सूचकांक, इंग्लिश में बोलोगे तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है, याद रखना ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, नीति आयोग। और अभी ये 2026 में ये इसका चौथा संस्करण है इस इंडेक्स का। तो इसमें भारत के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन उनकी निर्यात तत्परता और प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर किया जाता है। मतलब ये एक रैंकिंग है जिसमें हमें यह पता चलता है कि कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी निर्यात करने के मामले में सबसे अच्छा है, या एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करने के लिए कौन कितना तैयार है, उसी बेसिस पर यह रैंकिंग की जाती है। तो अगर बड़े राज्यों में हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, फिर तमिलनाडु को रखा है, फिर गुजरात को रखा है। और वहीं छोटे राज्यों में बात करेंगे तो टॉप पर उत्तराखंड है। उत्तर पूर्वी राज्यों में बात करोगे तो टॉप पर नागालैंड है। और यूनियन टेरिटरीज में बात करेंगे तो दमन व दीव नागर व हवेली, तो दमन व दीव नागर हवेली ये टॉप पर है। ठीक है, तो इसको जारी किया है नीति आयोग ने। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और आप जानते हो इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं और वर्तमान में सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। उसके अलावा नीति आयोग से और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में टॉप पर उड़ीसा रहा। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया था, वीके पॉल। फ्रंटियर टेक हब ये नीति आयोग ने लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करना। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया राजीव गौबा को। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी। नीति आयोग के अनुसार भारत जो है ये जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर रहा, तो हनहथियाल जिला जो मिजोरम का है। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स ये जारी किया था नीति आयोग ने ही। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल को भी इसने लॉन्च किया। नीति आयोग ने मिजोरम को भारत का जिंजर कैपिटल भी घोषित किया था। तो ये 2025 में नीति आयोग से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने पढ़े, मैंने आपको रिवाइज कराए। अब वैसे ये रैंकिंग वाला प्रश्न है, तो 2025 में जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रहे हैं वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी इस प्रश्न में रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, आगे इसी तरह का एक और प्रश्न आएगा रैंकिंग वाला, वहां रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव ये कहाँ मनाया गया, तो आंसर होगा केरल में। तो अभी हाल ही में केरल में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया। अभी 14 जनवरी मकर संक्रांति को ये मनाया जाता है, जो कि 7 दिनों तक ये चलने वाला है। और केरल में भी कहाँ पे, तो सबरीमाला मंदिर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इस पे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि भगवान अयप्पन को समर्पित ये मंदिर है। यहीं पर इस उत्सव का आयोजन किया जाता है, 7 दिनों तक चलता है। मैंने आपको बताया कहाँ पर, केरल में। अब मैंने जो ये आपको डेटा बताया, यहीं से कई बार स्टैटिक प्रश्न भी बन जाता है। आपसे उत्सव नहीं पूछेंगे, फेस्टिवल नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट स्टैटिक पूछ लेंगे, भैया सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, ये करंट अफेयर से ही आया। अब क्योंकि आपने पढ़ा था यहीं पे ये उत्सव मनाया गया, ये केरल में है, तो उसने स्टैटिक निकाल लिया। तो एक एक फैक्ट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। और अगर आप रेगुलर क्रैक एग्जाम चैनल पे हमारे साथ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ज्यादा पुराने स्टूडेंट्स भी नहीं है, लेकिन 1 जनवरी से अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, यहाँ पे रेगुलर है, तो आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक नई चीज स्टार्ट करी थी, जिसमें कोई भी प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस प्रश्न से संबंधित, चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड या उससे स्टैटिक कोई प्रश्न बन रहा है, तो वो मैं आपको साथ में कराता हूँ। मतलब उस प्रश्न से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो पहले तो मैं आपको कराऊंगा, और उससे बनने वाला कोई भी प्रश्न अगर किसी भी एग्जाम में पूछा गया है तो फिर वो मैं आपके लिए होमवर्क प्रश्न में लेकर के आता हूँ। ये हमने नई चीज अभी शुरू की थी। पहले उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थ्योरी में, फिर आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ताकि पढ़ते वक्त आपके अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए, आप भी थोड़ा मोटिवेटेड फील करो कि यार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बनते हैं, वो हमें पढ़ाया जा रहा है। करंट अफेयर्स के साथ साथ इससे जो जो तरह के इंपॉर्टेंट स्टैटिक प्रश्न होते हैं वो हमें पढ़ाए जा रहे हैं। और कोई करंट अफेयर्स का प्रश्न भी है तो भैया ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखो इस एग्जाम में आ चुका है, तो आपके अंदर भी मोटिवेशन आता है अगर मैं इस तरह के प्रश्न आपके सामने लेकर के आता हूँ। तो मैंने वो होमवर्क के रूप में आपको देना चालू किया, आप सभी को अच्छा लगा, मजा आया। लेकिन आज उसमें थोड़ा चेंज मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चन के बाद ही वो प्रश्न दे देता था,
जिससे क्या होता है, हाथों हाथ मैंने आपको समझाया, थ्योरी में बताया और हाथों हाथ प्रश्न आपके सामने रख दिया, तो आप आराम से लगा लेते हो, थोड़ा सा दिमाग में कसरत नहीं होती। तो अब मैं क्या करूंगा, सेशन के एंड में इस तरह से हर प्रश्न से जो भी प्रश्न बन रहा होगा वो बिल्कुल सेशन के एंड में वो जितने भी प्रश्न मुझे रखने होंगे, 2 4 5 7 जो भी होंगे वो लास्ट में रखूंगा, ताकि आप वीडियो को आराम से पॉज करके प्रश्न को रीड करो। आप देखो कि उस प्रश्न को किस एग्जाम में पूछा गया था, कैसे प्रश्न पूछ रहा है, किस तरह के ऑप्शन रख रहा है, क्योंकि एग्जाम वाले ही वो प्रश्न होंगे। फिर उसका उत्तर आप देने की कोशिश करो, अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप्ड होगा आपके अंदर, और धीरे धीरे स्टैटिक ये आपका यहीं पर मजबूत हो जाएगा, खास तौर पे वो स्टैटिक प्रश्न जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब चेंज क्या कर दिया मैंने, लास्ट में पूछूंगा, तो उसके उत्तर आप सभी को करने हैं। अभी तो ये हमारा फेस्टिवल वाला प्रश्न है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि देखो, अगर पूछे न्योकुम यूलो उत्सव, ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में नीशी जनजाति के द्वारा। अलिये लिगोंग उत्सव असम में मनाया जाता है मिसिंग जनजाति के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। और सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर, चापचारकुट महोत्सव मिजोरम, शाश्वत मिथिला महोत्सव गुजरात के गांधीनगर में, होला मोहल्ला त्योहार पंजाब, अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में 10 दिनों तक चलता है, जबकि पोंगल उत्सव तमिलनाडु में 4 दिनों तक चलता है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट महोत्सव है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए, तो आंसर होगा शत्रुजीत सिंह कपूर। अब इस एक ही प्रश्न में 3 अपॉइंटमेंट हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो पहला प्रश्न तो यही हो जाता है, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए, तो ये बन गए शत्रुजीत सिंह कपूर, जो कि हरियाणा के पूर्व डीजीपी है, और अभी इन्हीं को आईटीबीपी का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया, किनके स्थान पे आ रहे हैं, ये प्रवीण कुमार के स्थान पे आ रहे हैं। और ये जो प्रवीण कुमार है ना, अब ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल होंगे। इसके अलावा राकेश अग्रवाल का नाम भी याद रखना है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ये अब डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने इनके बारे में आपको बताया था, तब हमने पढ़ा था कि इनके पास अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज आ गया है, नहीं, लेकिन अभी इनको परमानेंट अपॉइंट कर दिया गया, डायरेक्टर जनरल बना दिया गया राकेश अग्रवाल। अब इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। और इसमें जो ये कलरफुल है ना, ये भी रिसेंटली कुछ ही समय पहले अपॉइंट हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें नए नए अपॉइंटमेंट कौन से हैं। जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, हरपाल सिंह बने डायरेक्टर जनरल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हमने पढ़ा राकेश अग्रवाल, और सीआईएसएफ के प्रवीर रंजन, आईटीबीपी के आज ही पढ़ा शत्रुजीत सिंह कपूर, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के संजय सिंघल, बीएसएफ के आज पढ़ा प्रवीण कुमार, और सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बी श्रीनिवासन, और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के आलोक शर्मा। उसके अलावा अभी एनसीसी के डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र वत्स बने, इंडियन कोस्ट गार्ड के परमेश शिवमणि, एनडीआरएफ के पीयूष आनंद, आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल सोनाली मिश्रा, होमगार्ड के एसबी के सिंह, और असम राइफल्स के विकास लखेरा हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं अनुराग गर्ग, और हमारी तीनों सेनाओं के चीफ हैं ये, जैसे कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान में रखना। कोई भी जब इसमें से बदलता है तो मैं आपको शीट को अपडेट करके सारे रिवाइज करवा देता हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अभी। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अनुसार, अच्छा इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो आंसर होगा राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। तो इस मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे भारत, और तीसरे पे इंडोनेशिया को बताया। भारत ने 2024-25 में रिकॉर्ड 195 मिलियन टन फिश प्रोडक्शन किया है, मछली उत्पादन किया है इतना। और बताया गया कि भारत ग्लोबल फिश प्रोडक्शन के मामले में 8% का योगदान देता है, जबकि चाइना लगभग 30% का। मतलब दुनिया में जितना भी फिश मछली का उत्पादन हो रहा है उसमें भारत का योगदान है 8% और चाइना का है 30%। अच्छा, इसी तरह का कुछ और भी डेटा मैं आपको रिवाइज कराऊं, उससे पहले 2-3 पॉइंट याद रखना कि अगर पूछता है एग्जामिनर की नीली क्रांति का संबंध किससे है, ब्लू रिवॉल्यूशन, तो आंसर होगा मत्स्य पालन। और इसे कब शुरू किया गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 टू 1990 के दौरान इसको शुरू किया गया था। और मत्स्य पालन की एक सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र की योजना है
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कब लॉन्च होती है? 10 सितंबर 2022 को। ठीक है, ये 2 पॉइंट तो कम से कम याद जरूर रखना। तो अभी तो हमने किसकी बात करी है? मत्स्य उत्पादन की बात करी है, मछली उत्पादन की। इसमें भारत दूसरे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, 4-5 दिन पहले, कि चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया और पहले स्थान पे आ गया। तो पहले स्थान पे भारत आ गया, दूसरे पे चीन आ गया चावल उत्पादन में। और इसी तरह से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी मंत्रालय ने अभी नवंबर के महीने में ही एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें बताया था कि दूध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, अंडा उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है चाइना के बाद, ऊन उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, और मांस उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। ठीक है, ये डेटा अभी नवंबर का ही है, इसी मंत्रालय ने, मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय ने ही जारी किया था। ठीक है, तो वो डेटा भी याद रखेंगे। तो 4-5 डेटा मैंने आपको याद रिवाइज करवा दिया। मत्स्य पालन वाला अभी चावल उत्पादन के केस में पढ़ लिया, दूध उत्पादन हो गया, अंडा उत्पादन, ऊन उत्पादन, मांस उत्पादन। ठीक है, ये सारे ध्यान में रखना। ये अभी बिल्कुल रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैं आपको 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं, इंडेक्सेस हैं, सूचकांक को रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो भारत 96 पे है, टॉप पे डेनमार्क है। बाकी आप देख सकते हैं कौन सा इंडेक्स किसने जो भी इंपॉर्टेंट है जारी किया, वो मैंने यहाँ पे वो भी लिख दिया है। बाकी मैं तो अभी इंडेक्स का नाम पढ़ूंगा, भारत की रैंक बताऊंगा और टॉप पर कौन है वो बताऊंगा। बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि कौन उसको जारी कर रहा है। पीडीएफ आपको डेली मिली जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, कोई दिक्कत ही नहीं है उसकी। अगला देखो, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड रहा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉपर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग आई थी, भारत 41 पे, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 38 पे, टॉपर स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 115, टॉपर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे है, टॉपर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉपर बुर्किना फासो रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर रहा। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला आया है 2026 का। पहले दूसरे तीसरे स्थान पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये रिपीट हो गया शायद, है ना, जेंडर गैप वाला। उसके अलावा ये भी देख लो, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे इंडेक्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है। ये है कहां पर, ये पूछ रहे हैं। तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ही रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, ये कौन है? ये एक फेमस पुरातत्वविद है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट है। और उन्होंने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। भीमबेटका की गुफाएं इसी टाइगर रिजर्व के जंगलों में स्थित है। और उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है 1975 में। उन्हें भारत में शेल कला अध्ययन का जनक, फादर ऑफ रॉक आर्ट स्टडीज इन इंडिया कहा जाता है। और उन्हीं के नाम पे अभी रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम रखने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये हमारा प्रश्न है। ये जो भीमबेटका की गुफाएं आपको पता है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कब किया था शामिल? 2003 में। और रातापानी टाइगर रिजर्व, इसकी लोकेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला में ये स्थित है। अब देखो, वैसे ये नाम बदलने वाला प्रश्न है, तो नाम बदलने से ही संबंधित जो भी अभी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, हमने पढ़ा था मुंबई के पुराने कनेर का ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया। झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम पे कर दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर भगवान परशुराम जी के नाम पे परशुरामपुरी कर दिया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर दिवंगत लोक नेता दिनकर बाबू पाटिल के नाम पे कर दिया। और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे आप कहते हो मनरेगा, इसका नाम बदल के अभी वीबी जीराम जी कर दिया, मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और ये भी याद रखना एक और इसमें पॉइंट, कि इसमें जो है रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ा के कितना किया जाएगा? 125 दिन। उसके अलावा हमने पढ़ा केंद्र सरकार ने पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया। और राज्यपालों के राज्य भवनों का नाम बदलकर
लोक भवन कर दिया और केंद्र सचिवालय को कर्तव्य भवन अब कहा जाएगा। पश्चिम बंगाल ने भी अपनी वहां पे चलती है जो रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री, उसका नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम बदले गए, ये आप ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा ये भारत का पहला राज्य बनेगा जो क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री को लॉन्च करेगा। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? क्रॉनिक किडनी डिजीज की सही जानकारी जुटाना, बेहतर पॉलिसी बनाना और बीमारी की अर्ली डिटेक्शन व लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना। बात करें ये क्रॉनिक किडनी डिजीज की, तो ये एक लॉन्ग टर्म किडनी की बीमारी है जिसमें धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है और इसका मुख्य कारण है डायबिटीज और हाइपरटेंशन। और अभी एक क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री को शुरू करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी सरकार के पास सिर्फ डायलिसिस वाले 10% मरीजों का ही डेटा है, जबकि 90% मरीज अर्ली स्टेज में होते हैं जिनकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये रजिस्ट्री उन्हीं को ट्रैक करेगी और उड़ीसा में 15 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी में लगभग 14% लोगों में क्रॉनिक किडनी डिजीज के लक्षण पाए जाते हैं। अब बात उड़ीसा की है तो ले चलते हैं आपको उड़ीसा। ये रहा मैप में उड़ीसा। सबसे पहले तो आप देखो ये जो आपको दिख रहा है ये है चिल्का लेक, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है और भारत का जो पहला रामसर साइट का दर्जा है वो इसको मिला था। अच्छा, दो प्लेसेस को मिला था रामसर साइट का दर्जा। एक तो ये हो गया, दूसरा आप बताओ वो राजस्थान में है, नाम बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न हो गया। बाकी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गई है, मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। यहाँ का राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का ट्री और पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, हीराकुड बांध है महानदी पर, इंद्रावती बांध मिलेगा इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं जिसे, वो यहीं पर है, जिसका पहले नाम व्हीलर द्वीप हुआ करता था। यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया हो गई। कोणार्क सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं और जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहते हैं, यहीं पर है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें, नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली यात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धानु यात्रा उत्सव हो गया। ये सब यहीं के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। कुछ करंट अफेयर्स भी देखें यहाँ से, तो आपको याद होगा शक्तिश्री कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हुआ था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था भुवनेश्वर में। उड़ीसा का कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। और उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। उड़ीसा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया माधुरी दीक्षित को। भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH ये लॉन्च हुआ था भुवनेश्वर में। और इसका मतलब क्या हो गया? GFTCH मतलब इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक कैपेसिटी हब। और 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था विशाखापत्तनम में 2025 में पूरी उड़ीसा में। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय पर समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। 28वां एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 ये भारत में हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में। और उड़ीसा के देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दे दी गई। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट उड़ीसा के गोपालपुर में बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी। 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया गया, कहां पर? चंद्रभागा बीच, कोणार्क, उड़ीसा में। और हमने पढ़ा था द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, पहली बार इन्होंने किसी राज्य की विधानसभा को संबोधित किया था, वो उड़ीसा की विधानसभा थी। और राष्ट्रपति महोदया ये वैसे उड़ीसा से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इसकी 16वीं बैठक का आयोजन अभी कहां पर हुआ? तो आंसर होगा अबू धाबी में। इसे आप अंग्रेजी में बोलोगे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसकी अभी 16वीं जनरल असेंबली का आयोजन हुआ 10 से 12 जनवरी। कहां पर? अबू धाबी UAE में। उद्देश्य था विश्व स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव को गति देना और थीम भी थी मानवता को शक्ति प्रदान करना, साझा समृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। और इस एजेंसी की अगर हम बात करते हैं, एरिना इसको बोलते हो, फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 2009 में। मुख्यालय आपको अबू धाबी में ही मिलेगा। काम क्या होता है इसका? मुख्य काम याद रखना,
दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जिसे आप नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, कुछ भी आप बोल दो, ये सभी इसी के नाम है। तो दुनिया में या दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग और सहयोग को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है, याद रखना। और ये अभी नाम अभी न्यूज में था क्या, आपने पढ़ा था क्या? आपको याद आना चाहिए। अभी जब हमने न्यूज पढ़ी थी ना कि अमेरिका इसने अभी 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर होने की घोषणा की थी। तो जिस तरह से हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, उसी तरह से ये एजेंसी भी थी, एरिना। ठीक है, तो इसका मुख्यालय याद रखना, स्थापना कब होती है, क्या काम है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है मेरे भाई। एक काम करते हैं, अभी ये प्रश्न हमारा बैठक से ही संबंधित था, मीटिंग से संबंधित, तो कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, कुछ सम्मेलन में आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि देखो, हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इन्होंने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया था बंगलुरु में। चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ रोम, इटली में। सह अध्यक्षता की थी जापान ने। पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। 28वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन युवा विशाखापट्टनम में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ बार्सिलोना, स्पेन में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 10वां रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक, थाईलैंड में अब होस्ट करेगा बांग्लादेश। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक हुआ था काठमांडू, नेपाल। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्तरीय शिखर सम्मेलन हुआ हैदराबाद में। पहला सागरमाथा संवाद हुआ काठमांडू, नेपाल। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन अभी रोटरडैम, नीदरलैंड में हुआ। और अभी विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 46 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर, मलेशिया में। और तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस के नीस में हुआ। इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से फ्रांस और कोस्टा रिका ने मिलकर के की थी। ठीक है, तो 18 इंपॉर्टेंट समिट्स वाले प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अभी किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा डीबी वेंकटेश वर्मा। मैं आपको बताऊंगा ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहले बात करें डीबी वेंकटेश वर्मा की, तो अभी यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है, कौन? एंटोनियो गुतेरेस। अभी उन्होंने ही एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर जो सलाहकार बोर्ड है, उसका चेयरमैन इनको नियुक्त किया है। और इस तरह से डीबी वेंकटेश वर्मा इस संस्था के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय बन गए हैं, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम की दृष्टि से। इनका कार्यकाल 2026-27 के लिए रहेगा। अच्छा, अगर बात करते हैं ना हम निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड की, तो इसकी स्थापना होती है 1978 में। और इसका उद्देश्य क्या होता है? शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सलाह देना। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। एक होता है निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर। और एक होता है इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग, अंग्रेजी में आप बोलते हो जिसे यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन। ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, लेकिन दोनों काम निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में ही करती है। दोनों के बारे में आपको बताता हूँ, और ये कोई फालतू बात नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है भैया, यहां से प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। पहले जो हम आज बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं, निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक तरह का ये विशेष सलाहकार निकाय है, जिसका काम क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर सलाह देने का काम होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। जिस बोर्ड का अध्यक्ष अभी एक भारतीय को बनाया गया, डीबी वेंकटेश वर्मा को, जो आज हमने बात कर ली। एक आयोग होता है संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन। ये एक मुख्य फोरम के रूप में काम करता है, जहां जो भी इसके सदस्य देश हैं वो निरस्त्रीकरण के सिद्धांतों पर बातचीत करते हैं। और इसकी स्थापना होती है 1952 में। और जब भी हम डेज पढ़ते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया है, जब भी ये दिन आता है, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस, इंग्लिश में इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। ठीक है, कब मनाते हैं? 5 मार्च को मनाते हैं। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और इसी तरह से एक सप्ताह भी होता है, वीक, संयुक्त राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सप्ताह, यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट वीक। 24 से लेके 30 अक्टूबर तक इसको मनाया जाता है। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है मैंने आपको, इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे इन दोनों के बीच में, नहीं तो आपको लगेगा कि एक ही बात होती होगी, एक बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अभी अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न था एक तरह से। चलो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अगर पूछते हैं मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे राजकुमार गोयल, कोल इंडिया के सीएमडी बने बी साई राम, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी संगीता बरुआ, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने कलिकेश सिंह देव, ओएनजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया अरुण कुमार सिंह है, और सीबीआईसी के नए चेयरमैन बने थे विवेक चतुर्वेदी, इंटरपोल के प्रेसिडेंट लुकास फिलिप बने फ्रांस से हैं, और इंडिया वुमेन्स बॉक्सिंग टीम के कोच बने थे अभी सेंटियागो नेविया। उसके अलावा 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष बनाया गया ज्ञानेश कुमार को, जो कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आइडिया मतलब हो गया इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। नासा के नए चीफ बन गए 15वें नंबर के, नाम है जारड साकमैन। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के नए अध्यक्ष बने बरहम सलाह, ये इराक से हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने जस्टिस विक्रमनाथ। और भारत की पहली एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन का भी पहला प्रेसिडेंट बनाया गया विजय कलियंतरी को, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट गेनाडी गोलोवकिन बने हैं, जो कि कजाकिस्तान से हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी को औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया है, और इसका निदेशक डायरेक्टर किसे बनाया है? तो आंसर होगा गगन नारंग को। तो अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अहमदाबाद गुजरात में राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी को फिर से शुरू कर दिया। ये अकेडमी 2018 में स्थापित की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण इसको बंद कर दिया गया, और भी कुछ कारण थे, तो फाइनली इसको उस वक्त बंद कर दिया गया था। अभी इसको फिर से शुरू किया गया है, और गगन नारंग जो कि हमारे शूटर है, इनको इसका डायरेक्टर बनाया गया। गगन नारंग आप जानते होंगे, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में उपाध्यक्ष है, और इनके अलावा इस अकादमी का, राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी का अध्यक्ष भी बनाया गया है किसको? पीटी उषा को, जो वैसे आप जानते होंगे वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष है। मतलब जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो अध्यक्ष है ना, उनको यहीं पर भी, यानी कि राष्ट्रीय ओलंपिक अकेडमी में भी अध्यक्ष बनाया गया है, और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो उपाध्यक्ष है, उनको यहाँ पे डायरेक्टर बनाया गया है। ऐसे ध्यान रख लो, है ना। गगन नारंग शूटर है, आप जानते ही हो। लंदन ओलंपिक 2012 में ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, और 2011 में पद्मश्री भी मिल चुका है। बाकी नेशनल ओलंपिक अकेडमी के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2018 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें, इसकी स्थापना बड़ी एग्जाम में पूछी जाती है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1927 में। और मुख्यालय नई दिल्ली है। प्रेसिडेंट हमने देखा पीटी उषा, वाइस प्रेसिडेंट गगन नारंग। अच्छा, इसके पहले प्रेसिडेंट का नाम भी जरूर याद रखना, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सर दोराबजी टाटा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 80वें स्थान पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की हम बात कर रहे हैं। तो ये इंडेक्स बताता क्या है? ये बताता है कि कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। और ये कैसे पता चलता है? अगर किसी देश का पासपोर्ट आपके पास है, तो उस पासपोर्ट से आप कितने ज्यादा से ज्यादा देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हो, ये उसकी पावर को बताता है। तो इसी हिसाब से अभी इसने बताया कि टॉप पर सिंगापुर का पासपोर्ट है। अगर आपके पास या किसी के पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, तो 192 देशों में बिना वीजा के वो एंट्री ले सकता है। भारत की रैंक है 80, लास्ट ईयर 85 थी, अभी 80 है। मतलब भारत का पासपोर्ट आपके पास है तो 55 देशों में वीजा फ्री एंट्री आपको मिल जाएगी। और इसमें सबसे लास्ट पे अफगानिस्तान है 101वें स्थान पे। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अभी टेस्ट के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, सब्र रखो थोड़ा सा। अभी मैं कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करवा दूं, उसके बाद क्वेश्चन आपको सामने शो करूंगा। बाकी अगर सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि वाकई आपके लिए मेहनत की जा रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो पता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको फील होता है तो प्लीज इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और हाँ, इनकी क्विज वगैरह पीडीएफ आपको मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो कल पहला प्रश्न पूछा था, देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा बन गया जिसने सौर ऊर्जा से चलने वाला एटीएम वैन लॉन्च किया? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। और तीसरा, भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहां पर मनाया गया? विशाखापत्तनम। दिवंगत पूर्व भारतीय खिलाड़ी और ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा का संबंध किस खेल से है? हॉकी। भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों का भी कौन सा सम्मेलन हुआ? 28वां। भारतीय सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 14 जनवरी को हम आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे के रूप में मनाते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस। वहां पे हिंदी में गलत लिखाई में आ गया था, सशस्त्र सेना झंडा दिवस लिखाई में आ गया था, तो उसको करेक्ट करेंगे। इंग्लिश में तो सही लिखा हुआ था आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे, तो हिंदी में कहेंगे उसे सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस। बाकी फिर हमने पढ़ा जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो मेघालय। और केरल का पहला तितली अभ्यारण्य ये कौन सा बन गया है? अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम बदल के अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया। और हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी हो गई है? 266.78 गीगावाट। और अभी चीन, रशिया, ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैन्य अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया? साउथ अफ्रीका। और आखिरी प्रश्न था, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं पवन कल्याण। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं। तो कल आपसे पूछा था, भारत और किस देश के बीच खंजर अभ्यास 2025 का आयोजन हुआ? खंजर अभ्यास ये किस किस के बीच होता है? तो आंसर होगा भारत और किर्गिस्तान के बीच में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये राज का आपका होमवर्क प्रश्न, और होमवर्क प्रश्न के बाद में अब ये सारे प्रश्न मैंने आपके लगा दिए एक एक करके। ये सारे आपके होमवर्क प्रश्न है, सब आप देख सकते हो कौन सा किस एग्जाम में पूछा गया है। सारे एग्जाम वाले प्रश्न है, सबके उत्तर मैंने आज सेशन में आपको दिए पढ़ाते वक्त। अब आप इनके उत्तर दीजिए। कहीं अटकते हो तो इसका मतलब आपने सेशन को ध्यान से नहीं पढ़ा। और इनके थ्रू अब आपका क्या होगा, धीरे धीरे स्टैटिक सारा कंप्लीट होता जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन कराने से आप भी प्रश्नों पे ध्यान दोगे आराम से। जो भी प्रश्न आपको रीड करना है, मैं तो जल्दी से निकाल रहा हूँ, वीडियो को आप आराम से पॉज कर लेना, आराम से पढ़ना, उत्तर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते। राधे राधे, थैंक यू।